नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और मीन लग्न श्लोक संख्या 1 और 2, और ये कहाँ से लिया गया है? भावार्थ रत्नाकर से। आप लोग समझ रहे हैं कि हम उसकी व्याख्या लगातार कर रहे हैं। और हम मेष लग्न से प्रारंभ किए थे। प्रसन्नता है कि मीन लग्न तक पहुंच गए। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत क्वेरी आता है, अच्छी बात है। मेल पे आपको जवाब भी मिल जाता होगा, कमेंट का भी जवाब मिल जाता होगा। जो बहुत उत्सुक हैं उनके लिए हमारे यहाँ कोर्स भी चलता है, आप उसमें नामांकन ले सकते हैं। अलग अलग तरह का कोर्स है, यहाँ फ़ोन करके पता कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम कब तक पूरा वीडियो कंप्लीट कर पाएंगे, तो ये हमारा अपना उद्देश्य है कि हमारा 2025 तक गणित, मेडिकल जितने भी हैं, मैदनी हो, मुहूर्त हो, पंचांग से रिलेटेड सारे वीडियो आ जाएंगे। लेकिन जिनको बहुत जल्दी सीखना है और फिर हमारी तरह काम करना है, तो वो निश्चित रूप से नामांकन करा के आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं। कहते हैं मीन कुंभे तु जातस्य। तो किसके बात हो रही है? मीन की, लेकिन साथ में कुंभ को भी लिया जा रहा है। व्यय शुक्रो न योगदः। व्यय स्थान में शुक्र योगप्रद नहीं होता है, जबकि प्रत्येक लग्नों के लिए ये बोला जाता है कि शुक्र को द्वादश स्थान में जाने का दोष नहीं लगता। अर्थात शुक्र द्वादश स्थान में कालपुरुष के हिसाब से उच्च का कहा गया है, इसीलिए उसको वहाँ जाने का कोई परेशानी नहीं होता। लेकिन कहा जाता है कि यदि मीन लग्न हो, तो आप लोग यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि मीन लग्न में क्यों कहा जा रहा है, और फिर हम कुंभ लग्न भी बना देंगे, फिर ये भी समझिएगा कि कुंभ लग्न में क्यों कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मीन का चैप्टर है, तो हम लोग मीन लग्न में समझ लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब बताइए, क्योंकि मैं आप ही लोगों से हमेशा पूछते रहता हूँ कि हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, एक जगह कुछ और लिखा है, दूसरी जगह कुछ और लिखा है, हम उसमें संतुलन कैसे साध सकते हैं? अब मीन लग्न है तो यहाँ कहाँ का स्वामित्व है? शुक्र को 8वें का स्वामित्व है। मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? 8वें स्थान में है। फल विशेष कहाँ का करना चाहेगा? 8वें का करना चाहेगा। ये हम कई बार बता चुके। और कहाँ का स्वामित्व है? तीसरे का। और ये चला कहाँ जाता है? तो ये यहाँ चला जाता है। तो विपरीत राजयोग जो हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो क्यों नहीं मान लेना चाहिए? और ये तो लग्न के मित्र भी नहीं है, त्रिकोण के स्वामी भी नहीं है, अन्यथा केंद्र के भी स्वामी नहीं है। तब तो इसको विपरीत राजयोग में मान लेना चाहिए और मीन लग्ने तु जातस्य व्यय शुक्रो योगदः लिख देना चाहिए। न योगदः, न शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे रामानुजाचार्य कहते हैं कि मीन लग्न में व्यय स्थान में शुक्र योगप्रद नहीं होता, क्योंकि सिर्फ शुक्र को शुक्र की गति से ही नहीं समझा गया, द्वादश स्थान से संबंधित फल को नहीं समझा गया। बहुत लोग कहते हैं ये सैया सुख का स्थान है, इसीलिए शुक्र यहाँ स्थित है, तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग ये कहते हैं कि चलो ये व्यय स्थान है, तो लोग अपना इच्छा अनुसार खर्च कर सकते हैं, सांसारिक सुख भोगों पर विशेष खर्च कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या ये 8वें स्थान का स्वामी यहाँ पहुँच गया, ये विपरीत राजयोग मान लेना चाहिए? क्या द्वादश स्थान में जा कर के ये 8वें और द्वादश दोनों का फल करेगा ना? और इसका स्वामी कहा गया 12वें में। हम हमेशा कहते हैं कि 8वें 12वें में यदि कोई ग्रह बैठा हो, तो हमको बहुत योग फल का उम्मीद नहीं करना चाहिए। अगले ही श्लोक में कुछ परिवर्तन आएगा, उसको समझेंगे।
बहुत व्याख्याकार ने क्या कहा कि यहाँ चूंकि कुंभ राशि है, ये शनि की राशि है। जगन्नाथ भसीन जी ने अपने किताब में लिखा है। तो इसकी वजह से शनि की राशि में गया, इसकी वजह से उसको योगप्रद नहीं कहेंगे। तो क्या यहाँ ये मित्र की राशि नहीं मानेंगे? तो ऐसी भ्रांतियां, व्याख्या करने में भूल होते रहती है। लेकिन हमारा सिर्फ यही कहना है कि मीन लग्न में चूंकि 8वें का स्वामी है और ये 8वें का भी फल कर सकता है, 12वें का तो करेगा ही करेगा, और यहाँ बैठा है तो 6ठे स्थान का भी फल करेगा जब ये इस दृष्टि डालेगा। और यही कारण है कि इसको योगप्रद नहीं कहा गया है। अब आप इसको अलग अलग तरीके से, जिस भी तरीके से समझना चाहें आप समझ सकते हैं। प्रत्येक श्लोक में हम आपको कुछ न कुछ व्याख्या अच्छे तरीके से देना चाहते हैं। आप यदि उसको समझेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब कुंभ लग्न की बात कर लेते हैं कि कुंभ लग्न के लिए भी ऐसा क्यों बोला गया। तो जब कुंभ लग्न होगा तो वहाँ भी आपको समझना होगा कि शुक्र कहाँ कहाँ का स्वामी है। तो यहाँ जब होता है तो यहाँ फिर शनि आ जाता है। तो क्या हम भसीन जी की व्याख्या से सहमत हो जाएं या नहीं हो? दो ही उपाय है हमारे पास। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि शनि की राशि में जाने मात्र से, और वो उसके मित्र की राशि है, हम ये नहीं कह सकते कि योगप्रद नहीं होगा। अब कुंभ लग्न में शुक्र चतुर्थ और नवम का स्वामी है, अर्थात केंद्र के साथ साथ त्रिकोण का भी स्वामी है, ये हम लोग जान रहे हैं। अब ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है, और कहाँ चला गया? द्वादश स्थान में शुक्र चला गया। अब क्या होता है कि इसकी भी हानि और इसकी भी हानि। अब भाग्येश यदि द्वादश में है तो इसकी भी कुछ न कुछ हानि जरूर हम समझ में आएगा। और जब ये अपने, हम कहते हैं कि 8वें 12वें में जाने के बाद ग्रह के स्वयं के कारकत्वों की हानि होती है। तो सबसे पहले आप समझिए, जो आप कलयुग में रहते हैं तो बहुत प्रसन्न रहना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा भोजन करके, संसार का भ्रमण करके। तो अब क्या है कि ये शुक्र यहाँ यदि है तो इस तरह के प्लीजर से आपको वंचित कर देगा, क्योंकि इसके कारकत्वों की हानि हो जाएगी, नीरसता बनी रहेगी। और यदि चतुर्थे द्वादश में है तो सुख में भी कमी हो सकता है। तो इसकी वजह से कुंभ लग्न में भी शुक्र को शनि के होने के कारण नहीं, यहाँ द्वादश, यहाँ का स्वामी यहाँ गया, इसलिए इससे पिछले श्लोक में समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ विपरीत राजयोग भी बोलते हैं, हर्ष, सरल, विमल, आगे कुछ राजयोगों की भी बात करेंगे। लेकिन इसमें समझना आसान है कि भाग्येश कहाँ चला गया द्वादश में, हम कैसे कह सकते हैं कि अच्छा होगा। बाकी सूर्य बुध साथ ही रहता है, हो सकता है कि बुध भी द्वादश चला गया हो, कुंभ लगन में वो पंचमेश होता है, सूर्य भी यदि वहीं बैठा हो तो वो सप्तमेश होता है, ऐसा भी मान करके आप लोग चल सकते हैं। अब कहता है इतरे जायमानस्य व्यय शुक्र शुभ प्रदः, इतरे जाय, किसी भी अन्य राशि में, तो काल पुरुष के हिसाब से ले लीजिए, आगे हम सब धीरे धीरे बता देंगे। इतरे का मतलब है कि इन दोनों लग्नों को छोड़ करके अन्य किसी भी लग्नों में शुक्र योगप्रद है। अब यहां शुक्र है तो ये तो योगप्रद होगा ही। अब कहेंगे क्यों होगा? तो ये तो मीन राशि का है, अब सप्तमेश होकर के शुक्र गया तो ये नहीं मान लेंगे कि हमारे मैरिटल लाइफ के लिए हम सब चीज अच्छा बोल देंगे। लेकिन यहां द्वादश जाना, इसके लिए हम इस अब दोनों स्थान से देखेंगे तो इस स्थान के लिए छठा, हर जगह से इस चीज को देखना चाहिए कि लग्न से कहां और इस दोनों से कहां, तो इससे छठा और इससे 11वां गया होगा। और चूंकि इसी काल पुरुष के हिसाब से ही इसको यहाँ अच्छा कहा गया, इसीलिए इस पत्रिका में तो कोई दिक्कत है नहीं।
अब आप अलग से भी कोई पत्रिका ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सिंह लगन की पत्रिका ले लेते हैं। इतरे बोल दिया तो मतलब कोई भी पत्रिका ले लीजिएगा तो आपको कुंभ और मीन से अच्छा दिखाई देगा। आप लोग स्वयं भी इस तरह से बना करके अन्य लग्नों में चेक कीजिएगा। अब यहां यदि शुक्र आ गया तो अब क्या है कि लग्न से 12वां है। अच्छा, यहां कालपुरुष के हिसाब से उच्च का भी कहा गया, लेकिन अपने स्थान से चेक कीजिए तो यहां से ये 10म है और यहां से ये 3रा है। तो 2 जगहों से जरूर पत्रिका को चेक कीजिए कि ग्रह कहाँ गया है, पहले लग्न से और दूसरा वो जिस स्थान का स्वामित्व रखता है उससे। तो अन्य किसी भी लग्नों में हम शुक्र को द्वादश में बुरा नहीं मानेंगे, कम मानेंगे, लेकिन मीन और कुंभ लग्न में वो योग फल नहीं देगा। ये नहीं कह रहा है कि फल देगा ही नहीं, योगफल का जो उम्मीद करते हैं वो नहीं देगा। आगे अब फिर ले लेते हैं मीन लग्ने तू जातस्य व्यय मंदो ह्री योगदः। अब व्यय स्थान में मंद योगप्रद होगा। मंद का मतलब शनि। अब उसको यहां समझ लीजिए आप कि व्यय स्थान में शनि क्यों योगप्रद होगा। अब यहां 11 हो गया, यहां मीन लगन हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखिए कि शनि को कहा जा रहा है कि यहां है। तो हमने क्या कहा कि किसी भी, अब जो एक तो मीन लग्न है, यहां शनि लाभ वृद्धि स्थान के साथ साथ व्यय स्थान का स्वामित्व रखता है, और जिस स्थान का स्वामित्व रखता है मूल त्रिकोण जहां बैठा है वहीं वो स्थित है। तो इस स्थान से संबंधित फल, जो भी अच्छे फल होंगे वो आपको प्राप्त होंगे, ये वो शनि देगा, और ये स्थान बलवान भी हो गया। अब योगप्रद फल क्यों दे रहा है? तो हमने कहा है लग्न से द्वादश, लग्न से द्वादश में कोई ग्रह मित्र राशि का बैठा हो, शत्रु राशि का बैठा हो, कोई उच्च का बैठा हो, कोई अपने घर में बैठा हो, तो ये सब डिफरेंसेस तो आपको समझना ही होगा। अब ये वृद्धि स्थान का है और इस स्थान से दूसरा धन, हम हमेशा कहते हैं कि नंबर से याद कीजिए, 1 नंबर से तन, 2 नंबर से धन, 3 नंबर से बल। ऐसा मैंने पीछे आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। तो ये लाभ स्थान का स्वामी दूसरे में गया, अर्थात लाभ भी धन कमाएगा, इसीलिए यहाँ शनि को योगप्रद कहा गया। और शनि इस स्थान का कारकत्व भी रखता है, तो कारक भाव नाशाय नहीं कहना चाहिए। हमने कहा कि इसके लिए पीछे भी पाठ दिए हैं, आगे भी देते रहेंगे। आप लोगों को सिर्फ ये समझना है कि ऐसे स्थितियों में हमको क्या समझना चाहिए और किस प्रकार समझना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सारा संवाद आपको बहुत आसानी से समझ में आता होगा, और हम पुनः दोहराएंगे कि भावार्थ रत्नाकर के सभी चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। फल कथन में बहुत लाभ मिलेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।